हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी क्लासेस बढ़िया चल रही होंगी और आपकी जो तैयारी है वो भी एक अच्छी खासी लेवल पे पहुंच चुकी होगी। तो पीटी 365 के हमने जो 5 यूनिट को डिस्कस कर लिया था। तो 5 यूनिट के बाद एक हमारी यूनिट आती है 6 यूनिट। तो 6 यूनिट किससे रिलेटेड है? वो हमारे एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड यूनिट है। उसमें हम एक एक टॉपिक करके देखेंगे कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। और विजन 365 को इसमें जो उसमें कंटेंट है उनके लिए हमको थैंक यू बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। पहला टॉपिक क्या है? जो एक्सचेंज रेट इन इंडिया की एक्सचेंज रेट क्या है, विनिमय दर क्या होती है, उसको हम समझेंगे और भारत में कैसे काम करती है उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। तो पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है कि भारत में विनिमय दर का प्रबंधन, मतलब एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इन इंडिया। भारत ये सुर्खियों में क्यों रहा? सुर्खियों में इसलिए रहा कि भारतीय रुपए के जो सापेक्ष मूल्य है, जो वैल्यूएशन है, वो लगातार 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। लगातार 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के पीछे कारण क्या रहे थे? तो उसके पीछे जो केंद्रीय बैंक का मतलब आरबीआई का जो हस्तक्षेप रहा है, और जो मुद्रा जो घरेलू मुद्रास्फीति जो क्या रही, ज्यादा रही है, उसके कारण ये ऐसा हुआ है। अब बात करते हैं कि विनिमय करेंसी वैल्यूएशन। करेंसी वैल्यूएशन होता क्या है? करेंसी वैल्यूएशन होता है कि किसी अन्य करेंसी की तुलना में हमारी करेंसी का क्या वैल्यूएशन रहा है, और उसको जो मैनेजमेंट करते हैं, उसको मैनेजमेंट करते हैं हम एक्सचेंज रेट के द्वारा मैनेजमेंट कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट बोलते हैं। आगे हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि कितने तरीके से किया जा सकता है एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट को। ठीक है, जो भारत में विनिमय दर का निर्धारण जो वर्तमान में दो तरह से किया जाता है। तो नीर की तरह से मतलब वस्तु सेवाओं के उपयोग की बात की जाती है, और नीर की मतलब इनके मूल्य को भी इसमें शामिल कर देते हैं। नीर और रीढ़ की अवधारणा को आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर देखते हैं कि नीर की बात करते हैं, नीर क्या है कि नीर द्विपक्षीय विनिमय दरों का एक औसत भार क्या होता है, और एवरेज होता है, और इसके जरिए जो अन्य विदेशी मुद्रा की बास्केट की तुलना में घरेलू मुद्रा के औसत या सापेक्ष मूल्य को मापा जाता है। और वहीं अगर रीढ़ की बात करते हैं तो रीढ़ भी घरेलू मुद्रा का अन्य देश की तुलना में बास्केट के सापेक्ष औसत मतलब एवरेज होता है, लेकिन इसमें घरेलू मुद्रा और उसके व्यापारिक भागीदारों के बीच वस्तुओं के मूल्य स्तर पर मुद्रास्फीति दरों में अंतर को भी इसमें समायोजित मतलब ऐड किया जाता है। तो रीढ़ क्या है? रीढ़ थोड़ा व्यापक है और रीढ़ थोड़ा क्या है कि सीमित है। तो विनिमय दर के विधायक जो निर्धारण के ये जो मेथड होते हैं, उनमें क्या कि एक फिक्स एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट है। इसमें क्या कि केंद्रीय बैंक एक नियत दर बनाए रखती है, और उसमें केंद्रीय बैंक क्या करती है? हस्तक्षेप नहीं करती है। दूसरा क्या कि फ्लेक्सिबल है, और केंद्रीय बैंक इसके दरों को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रूप से क्या करती है? हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्टली रूप में क्या कर सकती है? हस्तक्षेप करती रहती है इनडायरेक्टली। और जो थर्ड टाइप है वो क्या है कि मैनेज एक्सचेंज रेट। मैनेज एक्सचेंज रेट में क्या है कि इसमें जब जब केंद्रीय बैंक को लगता है कि हमारी मुद्रा की वैल्यूएशन गिरती जा रही है या बहुत ज्यादा करेंसी फ्लो हो गया, तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए जो डायरेक्ट एक्शन लेती रहती है आरबीआई, मतलब केंद्रीय बैंक आरबीआई की बात कर रहे हैं हम। अब एक और नियम आता है ग्रेशम का नियम, ग्रेशम्स लॉ। मतलब इस नियम के अनुसार क्या है कि एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली को अपनाने से जो बैड मनी है वो गुड मनी को चलन से बाहर कर देती है। तो क्या करती है? जो बैड मनी होती है वो गुड मनी को चलन से क्या कर देती है? बाहर कर देती है। और ऐसे में क्या हो जाता है? बाजार मूल्य से कम होता है निर्धारण, तो मूल्य क्या हो जाता है? जो मुद्रा होती है, जो करेंसी होती है, वो क्या हो जाती है? चलन प्रचलन से बाहर हो जाती है। इसके अलावा जो अधिक मूल्य वाली मुद्रा है वो प्रचलन में तो रहती है, लेकिन उसके पर्याप्त खरीदार नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेड पॉलिसी, मतलब विदेश व्यापार नीति 2023। इसको क्या किया गया? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको अधिसूचित किया गया। अगर एफटीपी 2023 के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार ने यह अधिसूचना जो किसके द्वारा की? जो विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992 की धारा 5 के तहत जो 5 का प्रयोग करते हुए इसको अधिसूचित किया। इसका सिद्धांत क्या है कि विश्वास और साझेदारी के सिद्धांतों पर कार्य करेगी। और एफटीपी 2015 से 2020 तक की जो चली थी उसको क्या कर दिया गया? मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया था, और इस दौरान निर्यात अपने उच्च स्तर पर पहुंच चुका था।
जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई है, इसके 4 स्तंभ बनाए गए हैं। ये 4 स्तंभ कौन कौन से हैं कि इसमें प्रोत्साहन को लेकर कर छूट शामिल की गई है। दूसरा क्या है, प्रौद्योगिकी और ऑटोमेशन एंड री इंजीनियरिंग की निरंतर प्रक्रिया को जारी रखते हुए अधिक से अधिक व्यापार सुविधा की बात इसमें की गई है। एंड नेक्स्ट है कि निर्यात को बढ़ाने के लिए उचित सहयोग, मतलब निर्यातक राज्य और जिले स्तर पर बनाया जाएगा, मतलब उनका सहयोग किया जाएगा। और उभरते क्षेत्रों का विशेष फोकस, जैसे कि ई कॉमर्स के माध्यम से निर्यात को क्या किया जाएगा, सुव्यवस्थित किया जाएगा और निर्यात को क्या किया जाएगा, बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इसको मैं जैसे अवधारणा इनको क्या की जाएगी, इसको मैं जैसे अवधारणा व्यवस्थित किए जाएंगे। भारत में देखते हैं कि भारत निर्यात के लिए भारत का लक्ष्य 2030 तक है $2 ट्रिलियन मूल्य की वस्तुओं की सेवा और निर्यात करना है। अगर भारत की बात करें, भारत जिन देशों से सबसे अधिक आयात करता है उसमें पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथे नंबर पर क्या है, रसिया है। और भारत की शीर्ष निर्यात वस्तुओं की बात करते हैं तो भारत किसको सबसे ज्यादा निर्यात करता है, तो पेट्रोल को करता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान को, चावल को, रसायन को और क्या ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स को करता है। और वह देश जो भारत जिन देशों के साथ अधिक निर्यात करता है, तो निर्यात किसके साथ सर्वप्रथम करता है हमारा, अमेरिका के साथ और अमीरात के साथ, नीदरलैंड के साथ और चाइना के साथ भी। चाइना चौथे नंबर पर आता है, जो कि आयात में चाइना पहले नंबर पे आता है, निर्यात में चाइना चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यापार सुविधा और व्यापार सुगमता, ट्रेड फैसिलिटेशंस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एफटीपी 2023। इसके क्या की गई है, इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए शुरू की गई पहलों की बात करते हैं। व्यापार सुविधा और राष्ट्रीय समिति एनसीटीएफ समिति के अध्यक्षता में विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ द्वारा किया गया है। डब्ल्यूटीओ क्या करता है, टीएफए को 2017 में लागू किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है, लाल फीताशाही है, जो हमारे लाल फीताशाही है उसके मुद्दों को हल करना इसका उद्देश्य रहा था। अब बात करते हैं विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा शुरू की गई सहयोग की, मतलब डीजीएफटी के द्वारा जो इनिशिएटिव चालू किए गए हैं उन इनिशिएटिव को देखते हैं। तो इसके द्वारा एक योजना चलाई गई, निर्यात बंधु योजना। यह क्या है, निर्यातकों को सहायता देने के लिए और उनको लागू किया जाएगा ताकि निर्यात को क्या किया जाए, अधिक से अधिक बढ़ावा किया जाए। उसके साथ साथ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आयातित निर्यातक कोड, एक कोड बना दिया जाएगा जो कि क्या होगा, 10 नंबर का अल्फा न्यूमेरिक होगा और वह मूल स्थान का सर्टिफिकेशन दिया जाएगा कि वो उसका जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, उसका भी सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। ये भी क्या होगा, ये एक क्या होगा, यूनिवर्सल दस्तावेज होगा जो उसकी पहचान संख्या होगी। ठीक है, यूडीआईएन होगा और जो कि क्यूआर के कोड के, मतलब क्विक रेस्पॉन्स कोड के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, इसका सत्यापन किया जा सकता है। अब इस प्रमाण पत्र का महत्व क्या होगा, इस प्रमाण पत्र का महत्व जो होगा वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय निर्यातकों की विश्वसनीयता को क्या करेगा, उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देगा। दूसरा क्या है, जो कस्टम क्लियरेंस है में प्राथमिकता मिलेगी और उसके साथ साथ क्या मिलेगी, इसके साथ साथ कुछ छूट भी दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव्स बाय एफटीपी, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 चलाई गई उसके द्वारा जो विदेशी जो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलों की बात करते हैं। तो इसमें बताया गया कि निर्यात हब के रूप में जिले पहल की शुरुआत की गई। इसमें क्या है कि जो राज्य निर्यात प्रोत्साहन समिति एसईपीसी और क्या कि जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति क्या किया जाएगा, इसका गठन किया जाएगा। और डीईपीसी जो है वो जिला निर्यात कार्य योजना डीईएपी को तैयार करेगी और उसकी ऑनलाइन निगरानी भी की जाएगी। ठीक है, और ये क्या है कि चल रही योजनाओं के बीच में आपसी समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि निर्यात को बढ़ावा मिल सके। और जो पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन है, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ गुड और ऑफ कैपिटल गुड्स जो है, जो ईपीसीजी योजना चलाई जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है, जो पूंजीगत वस्तुओं के आयात को क्या करना, सुगम बनाना। इसमें क्या कि जो पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए सीमा शुल्क को क्या रखा गया, शून्य रखा गया ताकि उनको क्या कर सके, उनको कहीं ना कहीं जो हम प्रमोट कर सके।
इसके लिए पात्रता क्या होगा, इस योजना के तहत उन विनिर्माता निर्यातकों को, व्यापारी निर्यातकों को और सेवा प्रदाताओं को शामिल किया गया है जो डीजीएफटी द्वारा सामान्य प्रदाता मतलब सीएसपी के रूप में प्रमाणित किया गया है। ठीक है, उस निर्यातक मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन यूनिट क्या होगी, इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी मुद्रा मतलब आय में वृद्धि करना और निर्यात के लिए उत्पादन हेतु निर्यात निवेश आकर्षित करना होगा और रोजगार सृजन की में इसकी भूमिका रहेगी। जो पात्र इकाइयां हैं उसमें कौन सी होगी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होंगी, जो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजनाएं होंगी और जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क योजना होगी और कौन होगा, जो जैव प्रौद्योगिकी पार्क योजना होगी। इन योजनाओं के तहत ट्रेडिंग इकाइयां शामिल नहीं होंगी, इसको नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं डीम्ड एक्सपोर्टर्स की। एक टर्म है डीम्ड एक्सपोर्टर। डीम्ड एक्सपोर्टर क्या है, डीम्ड एक्सपोर्ट उन लेन-देन को संदर्भित करता है जिनमें आपूर्ति मतलब निर्यात की गई वस्तुओं को देश से बाहर निर्यात की गई वस्तु क्या कि देश के बाहर नहीं जाती हैं। ऐसी आपूर्तियों के लिए भुगतान या तो भारतीय रुपये में या फिर विदेशी रुपये में हो सकता है। ठीक है, ऐसा विक्रेतक डीम्ड निर्यातक है। जो खरीदार और क्या होगा, जो खरीदार उसको डीम्ड आयातक कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत शुरू की गई अन्य पहलों की बात करते हैं। तो ई कॉमर्स हब चालू की गई। इसमें क्या कि जो सीमा पारी ई कॉमर्स गतिविधियों के लिए उपयुक्त जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल कराई जाएंगी। ईसीईएच की स्थापना की जाएगी। इसमें ईसीएच क्या है कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हाउस की स्थापना की जाएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ट्रिपल के मोड में स्थापित किया जाएगा। मतलब इसमें जो सार्वजनिक निजी भागीदारी है उसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। एक पोस्टल रूट की बात की गई से ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा। मतलब क्या होगा, डाकघर निर्यात केंद्रों को संचालित किया जाएगा और हब एंड स्पोक मॉडल के रूप में ये क्या करेंगे, ये कार्य करेंगे। ठीक है, जो इसके शुल्क में छूट दी गई है तो वो क्या दी गई है, जो बुनियादी सीमा शुल्क है उसके लिए छूट दी जाएगी। अतिरिक्त सीमा शुल्क है उसके लिए शिक्षा उपकर, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी एंड ट्रांजैक्शन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सेफगार्ड ड्यूटी दी जाएगी। इसके तहत कौन सी योजना चलाएगी, एक योजना भी चलाएगी, रोड टैक्स चलाएगी। हालांकि पुरानी योजना है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो केंद्र और स्थानीय स्तर पर निर्यात किए गए उत्पाद पर वर्तमान में रिफंड नहीं किए गए जो शुल्क कर या आरोपित राशि है उसको क्या कर देगी, ये वापस कर देगी। अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था इस्कोमेट का। इस्कोमेट क्या है, इस्कोमेट भारत में इस्कोमेट से सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी जैसे दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं और परमाणु संबंधी वस्तुओं के निर्यात को विनियमित किया है। ठीक है, इस्कोमेट सूची क्या है कि भारत की राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रक सूची है और यह सूची MECR अभी समय है उसके नियंत्रण सूची के रूप में कार्यरत है। ये देख लेना, जो इस्कोमेट सूची दी गई है श्रेणी में अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सूची दी गई है। इनको आप देख लेना है एक बार कौन कौन से प्राधिकरण के अंतर्गत काम करेगा। जैसे कि 0 दी गई है तो 0 क्या है, जो परमाणु सामग्री है और परमाणु संबंधी अन्य सामग्री उपकरण और तकनीकी है वो किसके अंदर काम करेगी, लाइसेंस कौन प्रदान करेगा उसके लिए, वो DAE करेगा, परमाणु ऊर्जा विभाग करेगा। जो विषाक्त रासायनिक कारक और अन्य रसायन है उसके लिए कौन करेगा, उनके लिए DGFT लाइसेंस जारी करेगा। जो सूक्ष्म जीव है उनके लिए DGFT जारी करेगा और जो सामग्री प्रसंस्करण संबंधी उपकरण और संबंधित प्रौद्योगिकी करेगा उसके लिए भी कौन करेगा, DGFT ही करेगा। और श्रेणी 0 के तहत नहीं आने वाले परमाणु संबंधी अन्य उपकरण जो थे उनके लिए कौन करेगा, DGFT। और एयरस्पेस सिस्टम उपकरण के लिए भी कौन करेगा, DGFT। और जो मतलब युद्धक सामग्रियों की सूची है उसको कौन करेगा, उसको रक्षा मंत्रालय करेगा। ठीक है, रक्षा मंत्रालय कौन सा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग करेगा। और कुछ जो आरक्षित रखे गए रिजर्व रखी गई हैं तो वो कौन करेगा, वो DGFT करेगा।
और जो विशेष सामग्री संबंधी उपकरण जैसी सामग्री प्रसंस्करण है या सेंसर है या लेजर है, नेविगेशन है, एवियोनिक्स है, ये कौन करेगा? ये भी DGFT ही करेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ इंडिया। ये अभी चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि भारत ने मतलब क्या किया, जो UAE है उसके साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का हस्ताक्षर किया और इसका मंजूरी प्रदान कर दी। BIT के बारे में करते हैं तो BIT एक देश के नागरिकों और कंपनियों द्वारा दूसरे देश में किए गए निवेश की सुरक्षा के लिए एक पारंपरिक क्या होता है? पारंपरिक समझौता होता है। और FTA के क्या होती है? FTA एक प्रकार की ट्रीटी होती है जो दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार में जो बाधाएं होती हैं उनको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करती है, ठीक है। ये FTA के प्रकार है, ये FTA के प्रकार देख लेना एक बार। जो WTO है के मूल सिद्धांत के विपरीत FTA क्या है कि एक भेदभावपूर्ण प्रणाली। हालांकि FTA जो विश्व व्यापार संगठन है WTO है उसके तहत मान्य है। भारत द्वारा किए गए FTA, भारत ने कितने FTA कर रखे हैं? 13 FTA कर रखे हैं। इन देशों में किसकी कौन कौन से देशों के साथ? श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया के साथ आसियान और इसके तहत साफ्टा के साथ। जो साफ्टा है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, उसके साथ क्या कर रखा है? FTA कर रखा है। अब देखते हैं कि ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स क्या कह रहे हैं। तो हाल ही में WTO ने, नेक्स्ट टॉपिक ये है हमारा, तो हाल ही में WTO ने जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बढ़ते बिखराव या विखंडन की बात कही है। WTO के अनुसार 2015 और 2022 के बीच व्यापार संबंधी शिकायतों में जो शिकायतों की संख्या है वो 9 गुना तक बढ़ गई, इसलिए चर्चा में रहा। अब बात कर लेते हैं ट्रेड बैरियर्स होते क्या है। ट्रेड बैरियर्स की अगर बात करते हैं, ट्रेड बैरियर्स अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करने वाली नीतियां होती हैं या विनियमन हो सकते हैं जो क्या करते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लगाए जाने वाले जो टैरिफ है, जो कोटा है, जो लाइसेंस है, उनके मुख्य रूप में ट्रेड बैरियर का हिस्सा माना जाता है। ठीक है। नॉन टैरिफ जो ट्रेड बैरियर्स कितने होते हैं, तो इनके दो तरह के होते हैं। एक तो क्या होता है, एक तो टैरिफ बैरियर होते हैं और एक नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो व्यापार और विकास, जो अंकटाड है उसने व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 जारी की अंकटाड ने। तो अंकटाड की अन्य रिपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो अंकटाड की अन्य रिपोर्ट्स का ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, एक है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी इसी की है, और दूसरी नेक्स्ट क्या है, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट भी अंकटाड द्वारा ही जारी की जाती है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट भी अंकटाड के द्वारा ही जारी की जाती है, और रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट भी अंकटाड के द्वारा ही जारी की जाती है। तो अंकटाड ने क्या जो रिपोर्ट दी थी व्यापार और विकास रिपोर्ट जो दी है 2023, उसमें कुछ बिंदुओं की अगर देखें तो उसने कहा है कि जो 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है मतलब ग्लोबल इकोनॉमी की समृद्धि दर ग्रोथ रेट कितनी रहने वाली है, 2.4 रहने का अनुमान रखा है। और भारत की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी 2023 में 6.6% और 2024 में 6.2% रहने का अनुमान बताया है इस रिपोर्ट में अंकटाड के द्वारा। इस अंकटाड में 195 देश है जिसमें भारत भी शामिल है। भारत से 195 देश है और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1964 में अंतर सरकारी एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय के रूप में इसकी स्थापना UN महासभा के द्वारा की गई थी। अब एक नया टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई, ये कैसे कैसे क्या क्या कार्य करता है, तो ये सारी चीजें देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहा। तो WTO ने बताया कि भारत ने जो IPA है मतलब सूचना प्रौद्योगिकी समझौता है उसके तहत जो जीरो टैरिफ है उसकी प्रतिबद्धता है उसका क्या क्या उल्लंघन किया है, इसलिए चर्चा में रहा है। उसके लिए चर्चा में ये रहा है। विश्व व्यापार संगठन की अगर बात करते हैं तो ये कहते हैं WTO अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम बनाने वाला क्या एकमात्र वैश्विक मंच है। और
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े नियमों को लेकर 1987 से 1994 तक बहुपक्षीय व्यापार वार्ता उरुग्वे द्वारा आयोजित किया गया था, और 1994 में इस वार्ता के समापन के बाद मराकेश समझौता किया गया। मराकेश समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था, और इस समझौते के जरिए ही WTO को स्थापित किया गया था। यह समझौता जनवरी 1995 में लागू हुआ था। ठीक है, जो इसके सदस्य कहते हैं कि भारत सहित 164 सदस्य इसमें शामिल हैं, और भारत जो WTO का इन्वेस्ट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है, इसमें भारत शामिल नहीं है। और WTO जो है उसके अन्य समझौतों की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इसके समझौते के कृषि पर समझौता भी इसमें है। एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर AOAB इसके द्वारा किया जाता है। दूसरा क्या है, जो बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू नीचे पर समझौता किया जाता है। दूसरा है एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स ऑन ट्रेड बेसिस में काम किया जाता है। दूसरा क्या, नेक्स्ट क्या है कि जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट किया जाता है, एंड गार्ड्स किया जाता है, GATS ट्रिम्स किया जाता है। और इसके ट्रिम्स के साथ साथ क्या है, जो स्वच्छता और पादप स्वच्छता के उपायों को लागू करने का समझौता भी इसमें किया जाता है। ये इसके महत्वपूर्ण समझौते हैं WTO के। अब बात करते हैं डॉलराइजेशन, मतलब डॉलर की तरह ये चर्चा में क्यों रहा है। तो जो ब्रिक्स देश कौन से हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भुगतान के लिए एक नई मुद्रा विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। डॉलराइजेशन का मतलब है कि जब कोई देश जो आरक्षित मुद्रा है विनिमय के माध्यम से यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में अमेरिकी डॉलर, US डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको डॉलराइजेशन कह सकते हैं। इस वैश्विक मुद्रा के निर्धारक क्या होते हैं, मतलब एक तो ओपन इकोनॉमी होनी चाहिए, ओपन इकोनॉमी चाहिए, और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होनी चाहिए, पूंजी खाता में परिवर्तनीयता होनी चाहिए, राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, सुखार्य और विश्वास इसमें होना चाहिए। भारत में जो डीडॉलराइजेशन है उसके क्या लाभ होंगे, ये क्यों किया जा रहा है? इसमें क्या है, जो प्रणाली के जोखिमों में कमी आएगी और निर्यात संबंधी प्रतिस्पर्धाओं में वृद्धि देखी जाएगी। ऋण प्रबंधन क्या होगा, एक बेहतर तरीके से होगा, और उधार लेने की जो लागत है इंडिया की, वो उसमें क्या आएगी, उसमें कमी आएगी। उसके साथ साथ जो विदेशी निवेश को आकर्षित करने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है अगर उसके लचीलेपन, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को क्या मिलेगा, उसको बढ़ावा मिलेगा। जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस अपनाए जाते हैं उनको कहीं ना कहीं हमको क्या मिलेगा, उसको अपनाने में बढ़ावा मिलेगा, आप आसानी से उनको अपना सकते हैं। जो रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए की गई पहल क्या है, रुपये में सीमा पार उधार में चलाई जा रही है, और रुपये में व्यापार निपटान किया जा रहा है। करेंसी स्वैप जैसी योजनाएं चलाई गई हैं। 2018 से 23 करेंसी स्वैप समझौते पर भारत के द्वारा सहमति बनी है, और अन्य उपाय में क्या कि जो एशियन क्लियरिंग यूनियन बनाया गया है, ये सब काम इसमें किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं रेमिटेंस। ये चर्चा में क्या रहा है कि माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ निधि पूंजी जुटाने के लिए प्रवासियों के वित्त का लाभ उठाना की रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि क्या होता है कि 2023 में विश्व में जो रेमिटेंस था वो $80 बिलियन भेजे जाने का अनुमान है, और जो 2022 की तुलना में लगभग कितना है, उसका 3 गुना है। अगर हम बात करते हैं रेमिटेंस की, तो रेमिटेंस होता है कि जो विदेशों में रह रहे लोग विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों द्वारा अपने मूल देश में अपने सगे संबंधियों को जो भेजा जाता है पैसा, उस पैसे को हम क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। ठीक है, 2022 में जो रेमिटेंस है पूर्ण संख्या में सबसे पहला भारत है, इंडिया, दूसरा मैक्सिको, और तीसरा चाइना है। और 2022 में जो शीर्ष 3 प्राप्त करता है GDP के परसेंट के रूप में, सबसे पहला वो तजाकिस्तान, दूसरा टोंगा, और तीसरा लेबनान। अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा रेमिटेंस 2020 से 2021 में
शीर्ष 3 राज्य जो रहे हैं, तो सबसे पहला महाराष्ट्र, फिर केरल, फिर उसके बाद तमिलनाडु रहे हैं। 2020-21 में भारत को प्राप्त जो रेमिटेंस रहा उनमें देशों की हिस्सेदारी कितनी रही है, तो जो अमेरिका है, अमेरिका से 23.4% हमको रेमिटेंस प्राप्त हुआ है, और जो यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है, उससे 18% के करीब हमको क्या मिला है, रेमिटेंस हमको प्राप्त हुआ है, और जो यूनाइटेड किंगडम्स है उससे 6.8% रेमिटेंस प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा एक छोटा सा विश्व बैंक समूह। ये आपने जो अपनी स्टैटिस्टिक्स की क्लास रही है उनमें आपने पढ़ा होगा कि जो 5 ग्रुप्स हैं, उन जब ग्रुप को मिल जाता है तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप बन जाता है। वो कौन कौन से हैं? IBRD, IDA, IFC और मीगा और ICSID। इनके बारे में आपको जो स्टैटिस्टिक्स के आपके पोर्शन रहे हैं, क्लासेस रही हैं, उनमें आपको देख लेना है इनकी डेफिनेशन, और कौन सा जो इसका वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है उसमें कौन सी संस्था किस देश के निवासियों को क्या, मतलब किस देश को जो फाइनेंशियल जो फंड है वो प्रोवाइड कराती है, ये सब आपको देख लेना है अपने स्टैटिस्टिक्स की क्लास में। जो विश्व बैंक है उसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट्स की बात करें तो क्या कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की जाती है। कमोडिटी मार्केट आउटलुक भी इसके द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टिव इसके द्वारा जारी किया जाता है। पॉवर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी इसके द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी जारी किया जाता है। और नेक्स्ट रिपोर्ट कौन सी जारी की जाती है? ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट भी किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये 6 रिपोर्ट जारी की जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, उदारीकरण विप्रेषण योजना। हाल ही में सुर्खियों में क्यों रहा है? सुर्खियों में यह रहा है जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय है, जो भारत के निवासियों द्वारा विदेश में क्रेडिट कार्ड के द्वारा लिए जाने वाले खर्च को आरबीआई ने इसमें शामिल कर लिया, LRS में शामिल कर लिया है। LRS में शामिल करने में जो वित्तीय वर्ष है उसमें कितना $2.5 लाख तक का रिमिटेंस क्या किया जा सकता है, वो भेजा जा सकता है, उसको खर्च किया जा सकता है। जो वर्तमान स्थिति है, तो वर्तमान स्थिति यह है कि जो $2.5 लाख तक का जो हमारा रेमिटेंस था डॉलर में, उसको LRS में रखा गया है। ठीक है। जो क्रेडिट कार्ड धारकों की छूट जो किसके अंतर्गत दी गई है, वो फेमा अधिनियम 2000 के द्वारा दी गई है। जो फेमा है उसके अकॉर्डिंग ये दी गई है। जो फेमा के तहत सभी निवासी भारतीय किसी भी चालू खाते के लेन देन हेतु विदेशी मुद्रा खरीदने या उसको बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, और इसमें ऐसे लेन देन शामिल नहीं होंगे जिनके लिए केंद्र सरकार विदेशी मुद्रा की निकासी पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ठीक है। LRS की पृष्ठभूमि क्या है कि LRS जो योजना है, LRS योजना जो चालू की गई वो 2004 में योजना चालू की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो था, इसका उद्देश्य है कि विदेशी मुद्रा विनिमय को उदार बनाना और भारतीयों में विदेशी निवासियों द्वारा धन हस्तांतरण को सुचारू रूप से बनाए रखना। अब एक नया टॉपिक हमारा आता है जो कि बैंकिंग से रिलेटेड, CRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात करते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने क्या की, जो अभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक मूडीज है, उसने भारत को Baa3 रेटिंग की पुष्टि की है। और ये इसमें क्या की, अर्थव्यवस्था को लेकर मतलब स्टेबल, मतलब स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखा है। अब बात करते हैं जो रेटिंग सिंबल्स होते हैं। अगर आपको उसमें AAA मिलता है तो AAA मतलब क्या कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिक्योरिटी उसमें मेंशन होती है। अगर AA मिलता है तो हाई डिग्री ऑफ सिक्योरिटी दी जाती है, और A मिलता है तो इसमें मिलता है एडिक्वेट डिग्री ऑफ सिक्योरिटी, और BBB मिलता है तो इसमें मॉडरेट डिग्री ऑफ सिक्योरिटी दी जाती है। अगर वहीं आपको किसी रेटिंग एजेंसी ने BB दिया हुआ है तो इसमें बता दें मॉडरेट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, मतलब डिफॉल्ट होने का मध्यम स्तर का जोखिम इसमें बना होता है। अगर वहीं आपको सिंगल B रेटिंग मिलती है तो इसमें क्या कि हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, मतलब डिफॉल्ट होने का उच्च स्तर का जोखिम दिया जाता है। अगर वहीं आपको C रेटिंग मिली हुई है आपके देश को तो उसमें वेरी हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट होता है। अगर आपको D रेटिंग मिली होती है
तो डिफॉल्ट घोषित या जल्द ही डिफॉल्ट होने की आशंका उसमें बनी हुई होती है। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उनकी भूमिका क्या होती है? उनकी भूमिका है कि निवेशकों को तथ्य और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में, क्योंकि जो डेटा होता है ये सार्वजनिक कर देती है, उन डेटाओं के द्वारा क्या कि जो निवेशक है उसको अपना निर्णय लेने में कहीं ना कहीं इसकी मदद मिलती है। दूसरी क्या कि संस्थाएं समय पर भुगतान करने के लिए तैयार भी रहती हैं ताकि उनकी रेटिंग खराब ना हो जाए। अगर तीसरी की बात करते हैं भूमिका की, तो ऋण लेने वाले, डिफॉल्ट होने वाले या ब्याज सहित ऋण चुकाने वालों की संभावना को इस समय दर्शाती है। दूसरा क्या कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेशकों को बॉन्ड बेचने में राष्ट्रीय और राज्यों को सक्षम भी बनाती है। अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में 3 प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, वो कौन सी हैं? वो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, S&P, मूडीज एंड फिच। भारत ने निवेश ग्रेड को रेटिंग भारत को निवेश ग्रेड की रेटिंग प्रदान की हुई है तीनों ने। तो भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात करते हैं तो भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन है? CCIL है और केयर है और क्या होंगे? क्राइसिल है। कौन कौन सी है? 7 क्रेडिट रेटिंग है। क्राइसिल है, केयर लिमिटेड है, इकरा है और क्या है ये 3-4 यूनिट और है। ये इतनी इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन हमारे ये पता होनी चाहिए। इनका निगमन कौन करता है? इनका नियमन करता है सेबी के द्वारा। सेबी एक्ट 1999 के तहत इनको संचालित किया जाता है, इनको विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा IMF। तो IMF चर्चा में क्यों रहा है? जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि इसके कोटे में क्या की गई, जो कोटा है इसके कोटे में वृद्धि कर दी गई है। तो IMF में कोटे का फॉर्मूला क्या होता है? IMF का कोटे का फॉर्मूला आर्थिक परिवर्तना के लिए 15% और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा भंडार के लिए 5%, GDP का 50% और जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खुलापन है उसके लिए 30% जो स्टैंडर्ड दिए गए हैं, इनके आधार पर कोटा को तैयार किया जाता है किसी देश के लिए। तो एक कार्यकारी बोर्ड ने बताया कि जो वर्तमान कोटा है उसमें 50% की वृद्धि कर दी गई है और यह कोटा यह वृद्धि जो है जो देश में मौजूदा कोटे हैं उसके अनुपात में की जाएगी। ठीक है, मानो अगर कोटे में आपको 1% मिल रहा था तो अभी तक आपको कितना मिलेगा? 1.5% मिलने लगेगा। और मंजूरी के बाद प्रस्ताव जो है ये बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा विचार के लिए मतदान किया जाएगा और अगर वहां से मतदान मतलब सक्षम हो जाता है, प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो उसके बाद ये क्या होगा? प्रभाव में आ पाएगा। वर्तमान में भारत को 2.63 मतदान अधिकार है और SDR कोटि का कितना? 2.75% प्राप्त है। ठीक है, ये एक फैक्ट है। अब देख लेते हैं IMF की बात करें थे हम अभी तक। तो IMF को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में 1944 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? सब जानते हैं, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, इसका मुख्यालय है। और IMF की जो 3 महत्वपूर्ण मिशन है वो कौन से? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना और उसके साथ साथ का जो व्यापार और आर्थिक विकास के विस्तार को प्रोत्साहित करना और ऐसी नीतियों को हतोत्साहित करना जो समृद्धि को क्या करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। भारत इसका सदस्य देश है और इसमें भारत सहित कितने 190 देश शामिल किए गए हैं। इसकी रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो ये 2 रिपोर्टें जारी करता है। ये कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है और कौन सी जारी करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भी जारी करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी क्या करता है? जारी करता है। एंड नेक्स्ट यूनिट है हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो नेक्स्ट यूनिट कौन सी है हमारी? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में देखेंगे तो पहला टॉपिक क्या है? अब हम सबको पता है भारत कृषि प्रधान देश है, तो उसमें पहला टॉपिक क्या है कि पहला टॉपिक है फर्टिलाइजर सेक्टर इन इंडिया। भारत में उर्वरक क्षेत्र की बात करते हैं। तो आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है CCA है, उसने क्या किया कि किसानों के लिए नवीन योजनाओं के लिए पैकेज घोषित कर दिया गया है। पैकेज की मंजूरी दे दी गई है। पैकेज कितने का है? टोटल आउटले कितने का है उसका? 3.7 लाख करोड़ का है। जो स्वीकृत योजना में कौन कौन सी योजनाओं के लिए दी गई है? PM परिणाम के लिए दिया गया है, गोवर्धन के लिए दी गई है और जो सल्फर लेपित यूरिया है मतलब यूरिया गोल्ड की जो जिसको यूरिया गोल्ड बोला जाता है उसकी शुरुआत की गई थी और
सरकार ने यूरिया सब्सिडी योजना को मार्च 2025 तक यानी कि अगले 2 साल तक के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ये क्या है, ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, मतलब केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और इसमें क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है, 2025 तक 2025 और 26 तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए यूरिया के स्वदेशी उत्पादन की को अधिकतम बनाना है। अगर भारत में जो फर्टिलाइजर सेक्टर है, जो भारत का उर्वरक क्षेत्र है, उसकी बात करें तो 8 कोर क्षेत्रों, जो 8 कोर सेक्टर इंडिया में बनाए गए हैं, उन 8 कोर सेक्टर्स में से एक सेक्टर ये भी है। तो अगर कुल खपत की बात करें तो कुल उर्वरक खपत में यूरिया की हिस्सेदारी कितनी है, 2/3, मतलब 66, लगभग 66% की खपत है। भारत में पोटाश की आवश्यकता को आयात के जरिए पूरा किया जाता है। अगर भारत में उर्वरक क्षेत्र की बात करें तो चाइना के बाद सबसे बड़ा जो फर्टिलाइजर उपभोक्ता देश कौन है, वो इंडिया ही है। और उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी कौन है, इंडिया है। तो मतलब दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है उर्वरक का, और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और विश्व में जो उर्वरक सामग्री के सबसे बड़े आयातकों में से एक भी हमारा देश रहा है। एंड नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, फास्फोरस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहा है। तो चर्चा में यह रहा है कि मतलब कई सर्वेक्षण, कई सर्वे और कई रिसर्च यह दर्शाते हैं कि जो भारत में फास्फोरस प्राप्त करने में कठिनाइयों का समय करना पड़ रहा है। भारत में अगर बात करते हैं फास्फोरस की, तो भारत फास्फोरस का विश्व में सबसे बड़ा आयातक है। हालांकि जो पश्चिमी अफ्रीका के कैडमियम के भंडारों से आता है, जो कहां से आता है, कैडमियम के भंडारों से आता है, वेस्ट अफ्रीका से। भारत में फास्फेट की चट्टानें मुख्यतः केवल 2 राज्यों में पाई जाती है। कौन कौन से राज्य हैं, वो राजस्थान में पाई जाती है और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कुछ निक्षेप जो है उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत के मध्य भागों में भी पाया जाता है, जैसे ललितपुर उत्तर प्रदेश में, और मसूरी अवनति और कडप्पा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थापित, जो आंध्र प्रदेश में है। जो फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए उपाय क्या है, एक तो जगह प्रिसिशन एग्रीकल्चर के माध्यम से हो जाएगी, या जो क्या कि कम इनपुट वाले जो कृषि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण को अपनाना, और या सीवेज सल्फर, जो शहरी सीवेज है उसको फास्फोरस से, उससे क्या करना, उससे फास्फोरस को प्राप्त करने की बात कर सकते हैं। तो जो फास्फोरस जब इतना है तो इसको लेकर चिंता क्यों जताई गई, इसको चिंता इसलिए जताई गई है क्योंकि यह फास्फोरस जो अधिकतर स्थानों पर कैडमियम के साथ मौजूद होता है। और कैडमियम क्या है कि एक हैवी मेटल है, तो उसको कैडमियम से फास्फोरस को अलग करना एक महंगी प्रक्रिया है, इसके लिए चर्चा में रहा है। और इसलिए क्या होता है, इससे कैडमियम से जैव संचय होता है और हृदय रोग संबंधी बीमारियां भी इससे होती हैं। अब देखते हैं कि माइनर इरिगेशन, लघु सिंचाई की बात करते हैं। तो जल शक्ति मंत्रालय ने जो लघु सिंचाई योजना की छठी गणना रिपोर्ट जारी की है, छठी गणना रिपोर्ट जारी की है। इस गणना की रिपोर्ट नवंबर 1993 में प्रकाशित की गई थी पहली बार। तो अगर वर्गीकरण करते हैं जो इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं, तो अगर हम प्रमुख सिंचाई परियोजना की बात करते हैं तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र हो उसका। अगर हम मीडियम की बात करते हैं तो 2,000 से और 10,000 के बीच में कृषि कमान क्षेत्र होना चाहिए। और अगर हम लघु की बात करते हैं तो 2,000 तक या 2,000 से कम क्या होना चाहिए, कृषि योग्य कमान क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है। लघु सिंचाई योजना का युक्तिकरण RMIS कब चालू की गई थी, इसकी शुरुआत 1987 या 1988 में की गई थी। और यह कि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब केंद्र प्रायोजित योजना है। हालांकि बाद में इसे केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास DWRIS का हिस्सा बना दिया गया था। हम देखते हैं कि भारत में लघु सिंचाई योजनाओं की बात करते हैं तो देश के 695 जिलों में 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं क्या है, विद्यमान है। और 94.8% लघु सिंचाई योजना भूजल आधारित है, और कितनी CH 5.2 से है वो सतही जल आधारित योजना है। तो कौन सी योजना कहते हैं, लघु जल सिंचाई योजना, जो भूजल आधारित है। और सतही जल आधारित कितनी है, 5.2। उत्तर प्रदेश है वो 17.2% से अधिक लघु सिंचाई योजनाएं हैं। और इसके बाद महाराष्ट्र 15.4,
और उसके बाद मध्य प्रदेश 9.9 और उसके बाद तमिलनाडु 9.1। ठीक है। जो एमआई योजनाओं में कुओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, इसके बाद कम गहरे ट्यूबवेल्स और मध्यम गहरे ट्यूबवेल्स और गहरे ट्यूबवेल्स का स्थान आता है। अब देखते हैं कि एक नया टॉपिक है हमारा भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL। इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसकी क्या कि इसकी स्थापना की गई है और इसका मकसद क्या है कि देश के किसानों को जो प्रमाणित है और जो वैज्ञानिक रूप से तैयार बीजों को उपलब्ध कराना। इसकी स्थापना किसके तहत की गई है? इसकी स्थापना बहुराष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी MSCS अधिनियम 2002 के तहत की गई है। ठीक है। इसे निम्नलिखित के द्वारा संयुक्त रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसके द्वारा? इफ्को के द्वारा, इफ्को के बाद क्राफ्को के द्वारा, नाफेड के द्वारा, NDDB मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा और NCDC मतलब नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है? प्रमोशन दिया जा रहा है। एंड नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है सीड सर्टिफिकेशन। सीड सर्टिफिकेशन क्या है कि जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक साथी पोर्टल लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? एक साथी पोर्टल, SATHI साथी पोर्टल लॉन्च किया है। ये क्या है कि ये केंद्रीय ऑनलाइन प्रणाली, केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली है। इसमें क्या कि बीज उत्पादन, गुणवत्ता और बीज की पहचान और बीज प्रमाणन की चुनौती से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अंतर्गत क्या है कि जो QR कोड के माध्यम से बीजों की प्रमाणिकता को पता लगाया जा सकता है। और यह कि इसकी थीम क्या है? इसकी थीम उत्तम बीज और समृद्ध किसान की थीम पर कार्य करता है। भारत में बीज प्रमाणीकरण को कानूनी दर्जा बीज अधिनियम 1966 के द्वारा दिया गया था और भारत में बीज प्रमाणन स्वैच्छिक है, लेकिन इसकी लेबलिंग करना वो कंपलसरी है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि भारत में खाद्य भंडारण, फूड स्टोरेज इन इंडिया। तो चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में इसलिए रहा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी क्षेत्र के में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए IMC एक समिति के गठन और उसे सशक्त बनाने के प्रस्ताव को क्या कर दिया गया है? मंजूरी दे दी है। इसके उद्देश्य की बात करते हैं इस समिति के। इसका मतलब उद्देश्य क्या है? जो खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाना और क्या कि खाद्यान्नों की जो बर्बादी है उस बर्बादी को रोकना, उसको कम कर देना और क्या है किसानों को सशक्त बनाना। और जो PACS प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट समितियां हैं के स्तर पर गोदाम और कृषि अवसंरचनाओं का निर्माण करना, ताकि जो किसान है उनको स्टोरेज फैसिलिटी वगैरह सब चीज अवेलेबल होती रहे और खाद्यान्नों की बर्बादी कम से कम हो। इसका कार्यान्वयन किसके अंतर्गत किया जा रहा है? तो इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है सहकारिता मंत्रालय अलग अलग राज्यों में कम से कम 10 चयनित जिलों में एक पायलट परियोजना के तहत इसको लागू करेगा और एक पेशेवर और इससे पेशेवर तरीके से योजना का समय और एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा। और देखते हैं कि अगर समन्वय के लिए पहचानी गई योजनाएं कौन कौन सी हैं। जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है वो कौन सा है? जो एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड AIF है, कृषि विपणन अवसंरचना योजना है और एकीकृत बागवानी विकास मिशन है और कौन सा? कृषि यंत्रीकरण और उप मिशन SMAM योजना चालू की गई है, पहचानी गई समन्वय के लिए। और अगर बात करें जो खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय की कौन कौन सी योजना, जो PMFME प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का औपचारिकरण योजना है वो एक तो, और दूसरी योजना क्या है? जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY, दोनों को क्या किया जाएगा? समन्वय किया जाएगा। और उपभोक्ता मामले और जो वितरण और सार्वजनिक वितरण के मंत्रालय है उसका क्या किया? जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्यान्नों का आवंटन किया जा रहा था और जो MSP न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर खाद्यान्नों की खरीद की जा रही थी। इन सब योजनाओं को समन्वय के लिए पहचाना गया है। तो भारत में अगर अनाज की बात करते हैं तो भारत में अनाज कुल मतलब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में प्रति वर्ष करीब 3100 लाख टन का क्या हो जाता है? अनाज का उत्पादन होता है। और तो इसकी केंद्रीय खरीद की प्रणाली भी होती है, मतलब केंद्रीय पूल में अनाज के खरीदने
खरीद या या तो सीधे जो डायरेक्ट किसके द्वारा, एफसीआई के द्वारा या राज्य सरकार की एजेंसियों के द्वारा की जाती है। तो भारत में खाद्यान्न उत्पादन निरंतर वृद्धि देखनी है। निरंतर क्या रही है, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि रही है, जो कि 2014-15 में अगर हम देखते हैं, तिलहन, ये तिलहन है और ये कौन सा है, ये दलहन का है। ये दलहन है, ये दलहन का है। तो तिलहन और दलहन में क्या है कि कुल खाद्यान्न हम देखते हैं कि पहले तो कितनी, तो 2014-15 में नहीं, ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ क्या है, ये बढ़ता जा रहा है। तो हर वर्ष क्या है कि ग्रोथ हुई। 2021-22 में कितना, 315.7 मिलियन टन उत्पादन किया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, भारत में मुद्रा, जो खाद्य मुद्रास्फीति है उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो ये चर्चा में क्यों रही है, चर्चा में रही है जो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER के एक अनुमान के अनुसार 2023 में अनाज निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से किसानों को कम से कम 45,000 करोड़ रुपए की हानि हुई है। ठीक है, तो सरकार द्वारा अनाज के स्टॉक को बाजार से काफी कम कीमत पर जारी करने से किसानों को अतिरिक्त 548 रुपये प्रति क्विंटल का संभावित 548 रुपये का कितना हुआ प्रति क्विंटल पे संभावित नुकसान हुआ है। अब भारत में मुद्रास्फीति की माप देखें तो भारत में मुद्रास्फीति की माप दो स्तर पर की जाती है। एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा, दूसरा के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI के द्वारा। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखता है, जो कि जो CPI है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो गुड्स एंड सर्विस दोनों को मापता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार समिति के द्वारा WPI जारी किया जाता है। और WPI में कौन सा खाद्य, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के तहत आने वाला सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में खाद्य मुद्रास्फीति मतलब अगस्त में कितनी थी, अगस्त 2023 में खाद्य मुद्रास्फीति 6.83% थी और खुदरा मुद्रास्फीति कितनी थी 6.83% और खाद्य मुद्रास्फीति कितनी थी 9.2% थी। जो वर्तमान खाद्य मुद्रास्फीति प्रमुख रूप से टमाटर प्याज अनाज मतलब कौन से गेहूं और चावल मसाले दूध और डेयरी उत्पादों की बढ़ती कीमतों के कारण देखी गई है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है 1955, यह केंद्र सरकार को कुछ वस्तुओं के उत्पादन, उनकी आपूर्ति, उनके वितरण और व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान कर रहा है। जो मूल्य निगरानी के लिए 22 अनिवार्य वस्तुएं हैं, उनमें कौन से खाद्यान्नों में चावल है, गेहूं और आटा है। दालों में कौन सी चना, तुअर, उड़द, मूंग, मसूर, ये सब मूल्य निगरानी के लिए। और जो खाद्य तेल है, खाद्य तेल में मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल और कौन सा पाम ऑयल। और सब्जियों में आलू, प्याज और टमाटर। और अन्य वस्तुओं में देखते तो शुगर, चीनी, गुड़, जैगरी, दूध, मिल्क, चाय और नमक, ये 22 वस्तुएं हैं। तो खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो अब तक पहले चालू की गई थी, उनमें एक पहल ऑपरेशन ग्रीन, जो कि किसके द्वारा की गई थी, टॉप के द्वारा, टमाटो, पोटैटो और आलू, टॉप के द्वारा चालू की गई थी। ठीक है, और मूल्य स्थिरीकरण को चालू किया गया और क्या चलेगा, तो नियंत्रित करने के लिए MEF तय करना और किसानों को प्रत्यक्ष सहायता MSP या सब्सिडी की सहायता दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा JDI कृषि क्षेत्र। तो आज के लिए इतना ही रह देते हैं।